हेलो एवरीवन, जुड़ चुके हैं आप अपने चैनल साइंस क्लासेस के साथ। आइए बिना देर किए हुए टॉपिक पढ़ रहे थे हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 में अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ेंगे हम यहां पे और फिर मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लोनिंग वेक्टर परफॉर्मेंस कराई जाती है या फॉर्मेशन किए जाते हैं और कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर कहां कहां पे फंक्शन करते हैं। तो आइए सीधे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से टूल्स वहां पे वर्क कर रहे थे। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर थे, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्लोनिंग वेक्टर ये भी हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर कंपीटेंट होस्ट की बात करेंगे और ऑलमोस्ट बायोटेक्नोलॉजी का मैक्सिमम सेगमेंट यहां पे खत्म हो जाएगा। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग के लिए पैटर्न में डिस्कस किया था। जो पहला लेटर होता है एंजाइम का वो कैपिटल लेटर जीनस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे 2 लेटर स्पीसीज के 2 शब्दों के पहले वर्ड होते हैं। फिर स्ट्रेन ऑप्शनल होता है, स्ट्रेन का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है और उसके बाद ये रोमन डिजिट में जिस सीक्वेंस पे एंजाइम को आइसोलेट किया गया है उस सीक्वेंस में नामकरण करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर 2 टाइप के थे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस भी 2 टाइप के थे। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हाइंड थर्ड था। HIND सेकंड था। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। इसकी अगर बात करें तो हाइंड सेकंड कटिंग करता था कहां पे, ब्लंट एंड पे। जबकि इको आरआई के सीक्वेंस की बात करें तो इनकी कटिंग यहां से देखने को मिलती है और ये फॉर्मेशन कर रहे थे कौन से एंड का, ये फॉर्म करते हैं स्टिकी एंड का। कुछ इस तरह से स्टिकी एंड के फॉर्मेशन होते हैं और फिर इन दोनों को डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। यहां तक की कहानी हमने यहां पे अभी तक डिस्कस की थी आप लोगों से। तो इतना तो रिकॉल हो गया होगा फटाफट क्विकली। अगर नहीं देखा है तो पिछले पार्ट्स के वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, वो सेम प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। तो पार्ट 1 तो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। पार्ट 2 की बात करें तो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर कि क्लोनिंग वेक्टर होते क्या है। सबसे पहले बात करें तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है ना वो कैरी कर सकते हैं फॉरेन डीएनए सेगमेंट और रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल, तो उनको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। डीएनए के वो टुकड़े जो हम अपना जो डीएनए यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, उसको लेके जाएं और फिर होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दें और फिर रेप्लिकेशन भी हो। ऐसा ना हो कि पहली जनरेशन में डाला और अगली जनरेशन में खत्म हो गया। तो ये हमें देखने को मिलते हैं कौन से, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, नॉर्मल एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके साथ एक सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, वो होते हैं प्लाज्मिड। वो एज एन क्लोनिंग वेक्टर वर्क करते हैं। इसके अलावा हम यहां पे देखते हैं कि कुछ वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेज वायरसेस, वो भी अपना जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो भी कैसे वर्क कर सकते हैं, एज एन क्लोनिंग वेक्टर। यहां पे अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड कैसे होते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करते हैं सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। कुछ प्लाज्मिड केवल 1 से 2 कॉपी पर सेल बना सकते हैं, कुछ 15 से 100 कॉपीज पर सेल, मतलब हर सेल में 15 से 100 कॉपीज बनाई जा सकती हैं। बैक्टीरियोफेज के सेगमेंट में बात करें तो ये थोड़ा और अजूबा है। ये बहुत हाई नंबर में बहुत हाई कॉपीज बना सकते हैं जीनोम की। बैक्टीरिया सेल के अंदर अगर ये पहुंचते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में डीएनए के कंसिस्टेंसीज बना सकते हैं, मोर देन 1000 या उससे भी ज्यादा कॉपीज। अब जितनी ज्यादा कॉपीज ये बनाएंगे, क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट में, लिंक करते हैं पीस ऑफ डीएनए एंड आल्सो मल्टीप्लाई टू द नंबर ऑफ इक्वल टू द कॉपी ऑफ नंबर ऑफ द वेक्टर। जितनी बार ये खुद मल्टीप्लाई करके 1 से 2 होंगे उतनी ही कॉपीज किसकी, जो हमारे डीएनए की है, वो भी तो पहुंचाएंगे। जैसे 1 से 2 अगर प्लाज्मिड बना तो अगर हमने पहले प्लाज्मिड में यहां पे डीएनए अपना डिजायर वाला डाला था तो यहां पे भी तो दिखेगा ना। तो जितनी बार ये मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपी बनाएंगे एक सेल में, उतनी ही बार सेल में हमारा डिजायर डीएनए भी बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी में
दूसरा क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए क्या क्या फीचर्स चाहिए? पहला, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या है? अगर याद हो तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो प्रोसेस है डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि जो हमारा डीएनए का सेगमेंट है ना, उस डीएनए के सेगमेंट को ओपन होना जरूरी है, क्योंकि जब एक एंड ओपन होगा तभी उसके कंप्लीमेंट्री में स्टैंड बना के अटैच कर पाएंगे। तो हमें एक साइट चाहिए, कौन सी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ORI साइट। जैसे ये यहां पे दिख रही है, कौन सी साइट है ये? ORI। ओरिजिन का शॉर्ट फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा हमें क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात करें तो सेलेक्टेबल मार्कर्स के तौर पे कौन सा देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलेंगे ये रीजन, स्पेशली एम्पिसिलिन। ये जो R लिखा है ये रिस्ट्रिक्शन या रेजिस्टेंट जीन को रिप्रेजेंट करता है। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमें कौन से देखने को मिलते हैं? AMPR और टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। ये क्योंकि अब देखो, नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, पर अगर बैक्टीरिया ने ये साइट जनरेट कर ली होती है तो यहां पे हम एज एन सेलेक्टेबल मार्कर इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहां पे क्लोनिंग साइट्स। कई सारी क्लोनिंग साइट्स यहां पे प्रोवाइड्स होती हैं। क्लोन करने के लिए मल्टीपल नंबर्स ऑफ एंजाइम्स की प्रेजेंस देखने को मिलती हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शन साइट्स की बात करें तो हाइंड थर्ड, EcoR1, BAMH1, SAL1, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, CLA फर्स्ट, ये इतनी साइट्स यहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स देखने को मिलती हैं। अब यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, टेट्रासाइक्लिन के बारे में पूछा जाता है BAMH1 और SAL2 बस। टेट्रासाइक्लिन बस डायरेक्टली रिलेट करता है PVU PST1, दोनों 1,1 MP साइक्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं और हेड रीजन पे EcoR1, CLA1 और हाइंड थर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये सीक्वेंस पैटर्न पे सेम फिगर कई बार पूछा जा चुका है। PUV फर्स्ट और PVU सेकेंड, ये दो साइट्स देखने को मिलेंगी। एक एम्पिसिलिन के साथ देखने को मिलता है और एक प्रोटीन सिंथेसिस में ROP रिप्रेजेंट करता है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो कोड होते हैं वो कहां पे होते हैं? इस रोप रीजन में, और यहां पे PVU सेकेंड वर्क करता है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। इस्रिचिया कोलाई को फर्दर क्लोनिंग करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, ये एक सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन क्या होता है? शुरू होता है। ये सारे पॉइंट अभी अभी डिस्कस किए हमने। एक पीस ऑफ डीएनए जो लिंक करता है ORI से, रेप्लिकेट करता है विद इन द होस्ट सेल्स। यहीं पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से जो पीस ऑफ डीएनए है ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। इसकी वजह से बहुत सारी कॉपीज टारगेट डीएनए की शुड बी क्लोन इन द वेक्टर, जिसकी ओरिजिन सपोर्ट करती है हाई कॉपी नंबर। बहुत सारे कॉपी नंबर यहां पे देखने को मिलते हैं। अब यहां पे बात करें नेक्स्ट, सुटेबल मार्कर। ये क्या होते हैं? ये जीन होते हैं, हेल्प करते हैं सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कौन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर यूज किए जाते हैं, या इनको मार्कर जीन बोलते हैं। पीस ऑफ डीएनए जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है होस्ट बैक्टीरिया में तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेट हो गया, जैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है, इस्रिचिया कोलाई होस्ट में जब प्लाज्मिड को इंटर कराया गया तो सेल में ये इंटर कर गया और सेल में फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिले, इसको बोला गया ट्रांसफॉर्म सेल्स। पर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव नहीं होता है तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बोले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले जाएंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
सिलेक्टेबल मार्कर ई कोलाई में इंक्लूड करते हैं जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस किसकी अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, ये एएमपीआर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को रिप्रेजेंट करता है। क्लोरोम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, ये जो टीईटीआर है ये टेट्रासाइक्लिन को रिप्रेजेंट करता है। कैनामाइसिन, ईटीसी एक्सेट्रा। नॉर्मली अगर हम बात करें ई कोलाई की सेल्स के पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, इसलिए जब रजिस्टिविटी जनरेट हो जाती है तो ये क्या अपने आप में एक अजूबा माना जाता है, और जब ये अजूबा माना जाता है तो हम इनको एज एन सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लोनिंग साइट्स के बारे में। जब हम लिंक करते हैं एलियन डीएनए को तब वेक्टर को जरूरत होती है सिंगल या बहुत कुछ रिकॉग्निशन साइट्स की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहां पे क्लोनिंग साइट्स पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जनरेट करती है कई सारे फ्रेगमेंट्स, ये कॉम्प्लिकेट कर सकती है जीन क्लोनिंग की प्रोसेस को, इसीलिए ज्यादातर वेक्टर्स नीड करते हैं सिंगल और बहुत कम रिकॉग्निशन साइट, ताकि कम होंगी तो कम टुकड़े होंगे और कम टुकड़े होंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करें लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, जुड़ाव अटैचमेंट कैरिड किया जाता है रिस्ट्रिक्शन साइट जो प्रेजेंट होती हैं वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स के साइड में, चाहे यहां पे चाहे यहां पे। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइगेशन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट BAMH1, कहां पे, BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फॉर्म हो जाता है। तो हम यहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं इफ लाइगेशन डज नॉट अकर इट कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड में भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। जब कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरिया, जब एक जीन के अंदर इंटर कराया जाता है, दैट जीन इज इनएक्टिवेटेड, वो जीन कैसा होता है, इनएक्टिवेटेड होता है क्योंकि अब काम तो कर नहीं रहा होता है। इट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है कि जब कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया है बैक्टीरिया में तो वो काम नहीं कर रहा है। हियर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यहां रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज करता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और प्लाज्मिड क्या कर देता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस काम कर लूज कर देता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या हो गए, अब लूज हो गए। इसको बोला गया इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, क्योंकि फॉरेन डीएनए की वजह से हुआ है। जब प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ई कोलाई में तो तीन टाइप की सेल्स हमें ऑब्टेन देखने को मिलती हैं, एक है ट्रांसफॉर्म सेल्स और एक नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। दोनों को न्यूट्रिएंट मीडियम में एम्पिसिलिन के साथ ग्रो कराया जाता है। ओवरनाइट ग्रोन देखने को मिलता है, लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कॉलोनीज जो होती हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे वो तो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, और जिनमें नहीं हो पाए वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नाम अगर हम बात करें इनके पैटर्न की तो तीन टाइप के हमें देखने को मिले, कौन से, नॉन ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे जिनमें कोई प्लाज्मिड नहीं आया, ठीक है, सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू आइदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। बट जो ट्रांसफॉर्मेंट हुए नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो दोनों के लिए, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए, दोनों के लिए रेजिस्टेंट होंगे। पर अगर ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में तो ये सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए रह गए, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की कौन सी साइट, BAMH1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, तो अब ये रेजिस्टेंट नहीं रह जाते हैं। क्लियर, तो ये वाले क्या होंगे, सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होंगे। ये वाले क्या होंगे, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट होंगे। ये किसी के लिए रेजिस्टेंट नहीं होंगे। तो ये तीन टाइप्स के हमें ट्रांसफॉर्मेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं। रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है इसको सिलेक्ट किया जाता है आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन,
जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वन है, बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन मीडियम। अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को एम्पिसिलिन मीडियम में यहाँ पे प्लेट कर दें, देन ट्रांसफॉर्मेंट्स आर ट्रांसफर ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं इनको कहां ट्रांसफर कर दिया है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। द रिकॉम्बिनेंट ग्रोज इन एम्पिसिलिन मीडियम, बट जैसे ही टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला जाता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करते हैं मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वाले होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं प्लाज्मिड की, ट्रांसफॉर्मेंट नहीं। क्लियर? तो ये टर्म याद रखना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसी के लिए नहीं होंगे। ट्रांसफॉर्मेंट की बात करें तो ये अगला टाइप है, इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड होंगे ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट होंगे। रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड होंगे वो सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए होंगे। तो रेप्लिकेशन आरडीएनए टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट रिकॉम्बिनेंट है, टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेटेड है नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर? तो यहां पे इनएक्टिवेटेड जीन है, यहां पे एक्टिवेटेड जीन है। अब जो एक्टिवेटेड है ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट में एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाला गया। मास्टर प्लेट थी, बैक्टीरियल कॉलोनी यहां पे ग्रो की देखने को मिली, रेप्लिका प्लेटिंग कराई गई और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराया गया। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे वो तो यहां पे बचे रह गए, रिकॉम्बिनेंट क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ये जिंदा नहीं रह पाते, जबकि एम्पिसिलिन मीडियम में क्या थे, ये जिंदा बच जा रहे थे। यहां पे देखने को मिलता है वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प करता है सिलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करना। एक अगर रेजिस्टेंस है तो ज्यादा आसान होता है। द इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स को पहचान करने में ये हेल्प करता है। बाय दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज डिफिकल्ट प्रोसेस। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस देखने को मिलती है, क्योंकि ये नीड करती है साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। लगातार दो प्लेटों से इनको पार आउट कराया जाता है, इसलिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर यहां पे यूज किए जाते हैं, डेवलप किए गए हैं। वो बेस हैं उनकी एबिलिटी पे टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटोजेनिक या क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस। अब क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस के बेसिस पे अगर कलर चेंजेस हो जाएंगे तो कलर के बेसिस पे हम इजीली और जल्दी आसान कर लेंगे। तो ये हमारे पास कंपोनेंट ई कोलाई है, लैक जेड डेल्टा M15 फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड वेक्टर डाला गया, इंसर्ट किया गया लैक जेड के साथ। तो जो हमारे पास फॉरेन डीएनए ऐड आया है तो क्या होगा, या तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट्स हो या फिर ना हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट्स देखने को मिलेंगे। यहां पे ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं हुए, तो जब ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुए तो अब क्या हुआ, इंसेक्ट्स जो ट्रांसफॉर्म फॉरेन डीएनए के साथ गया इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मिलाए गए। जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मिलाए गए तो ट्रांसफॉर्मेंट्स ने क्या बनाया, व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाई। कौन से कलर की, व्हाइट। तो ये कलर चेंज हुआ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ डाला गया, अगर कोई इंसर्शन नहीं हुआ प्लाज्मिड का, तो ये कैसे कॉलोनीज बनाती हैं, ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएगी, क्योंकि ब्लू कलर पहले से इनके पास प्रेजेंट था। तो ब्लू कलर की अगर कॉलोनीज बन रही है मतलब कोई इंसर्शन नहीं हुआ है, और अगर व्हाइट कलर की कॉलोनीज आती हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या हुआ है, इंसर्शनल हुआ है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया जाता है, कौन सा, कोडिंग सीक्वेंस एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक जेड ओपेरॉन मॉडल से पढ़ा होगा। सो जीन इज इनएक्टिवेटेड, इंसर्शनल इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ऐसी कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर, ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो कैसी हो जाती हैं, आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। कैसे कॉलोनीज हो जाती हैं ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, तो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में है कोई इंसर्शनल नहीं काज करते, ये ब्लू कलर को गिव करते हैं प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ ये ब्लू कलर प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट्स जो प्रेजेंट देखने को मिलती है। कॉलोनीज की बात करें तो ब्लू कलर कॉलोनीज और व्हाइट कलर की कॉलोनीज हमें कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आती हैं। देख सकते हो ब्लू कलर की कॉलोनीज यहां पे नजर आ रही होंगी,
ये आपको पॉइंटर से नजर आ रहा होगा, व्हाइट कलर का जो सेगमेंट दिख रहा है यहाँ पे मूव करता हुआ, और कुछ डार्क ब्लू कलर की इस तरह की स्लाइड्स देखने को मिलती हैं क्रोमोजेनिक पिगमेंट्स के साथ। इन दिस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको इंसर्ट करते हैं इनटू द कोडिंग सीक्वेंस या जीन में ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम के। इंसर्शनल इनएक्टिव एक्शन देखने को मिलता है, ऐसी कॉलोनीज कलर प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये आइडेंटिफाई करती हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को, और क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ ये ब्लू कलर पजेस करते हैं। फिर हम बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स में मूव कराने के लिए जो हमने वेक्टर्स यूज करने हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स, कि हमें डिजायर्ड डीएनए चाहिए ट्रांसफर करना है, तो ये तो बैक्टीरिया में यूज करने के लिए हमने प्लाज्मिड का सहारा ले लिया। पर क्या होगा अगर एनिमल और प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म कराए जाते हैं? तो एनिमल में ट्रांसफॉर्म कराने के लिए हम यूज करते हैं रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस के पास स्पेशलाइज आरएनए ग्रुप्स होते हैं, जैसे एचआईवी के जो वायरसेस हैं रेट्रोवायरसेस होते हैं, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करा के हमारी बॉडी के डीएनए को कब्जा कर लेते हैं। तो अपना डीएनए कोड यहां पे ट्रांसफर करके अपने डीएनए के हिसाब से हमसे काम करवाते हैं। ये रेट्रोवायरसेस के फंक्शन देखने को मिलते हैं। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ए पैथोजन ऑफ मेनी डाइकोट प्लांट्स, बहुत सारे डाइकोट प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक पैथोजेंस की तरह वर्क करता है और इसके थ्रू बहुत सारी बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग बोला जाता है, इसलिए टीआई प्लाज्मिड के नाम से भी इसको बोला जाता है। ये प्लांट्स में हेल्प करता है डिजीज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कैसे प्लांट्स में वर्क करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डिलीवर कर सकता है पीस ऑफ डीएनए। जो पीस ऑफ डीएनए यहां पे ट्रांसफर किया जाता है इसको टीडीएनए या इसको हम ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए। अब इस ट्रांसफर डीएनए में इस जो प्लाज्मिड डीएनए होगा इस बैक्टीरिया का, इसके बैक्टीरिया में हम यहां पे ट्रांसफर डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं और ओरिजिनल क्रोमोसोम सेम रहता है। इसको क्या करते हैं हम सीधे इंसर्ट करा देते हैं इनटू द सेल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की सेल में जब ये इंसर्ट करती हैं तो पहले हम प्लांट की सेल्स निकालते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को प्लांट्स में एंटर करते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जो टी डीएनए है जाके क्या हो जाता है, प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है तो यहाँ पे एक डिजीज काज करता है, इसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ये ट्यूमर गांठ जैसी स्ट्रक्चर बना देता है। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड बोला जाता है ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या बोला जाता है, टीआई प्लाज्मिड। ये मॉडिफाइड होता है इनटू द क्लोनिंग वेक्टर जो नॉट पैथोजेनिक नहीं होता है बट यूज एज अ मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट्स। ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये बीमारी काज नहीं करता है क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट कर रखा होता है और टी डीएनए यहाँ पे जो ट्रांसफर डीएनए है यहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए ट्रांसफर करके बीमारी की जगह अपने कैरेक्टर्स यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर बात करते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की। ये तो हो गया सिंपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के थ्रू जब ये इंटर करता है वायरा डीएनए में। क्लोनिंग साइट्स की बात करें तो वेक्टर्स जो हमारे एनिमल सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो होते हैं रेट्रोवायरसेस। एनिमल सेल्स में ट्रांसफॉर्म होती हैं नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। नॉर्मल सेल्स को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, कैंसरस सेल में। इसलिए ये यूज करती हैं टू डिलीवर, ये डिलीवर करने के लिए कौन से डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जैसे प्रोटोऑन्कोजीन्स, ये जीन्स वो हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। इन रेट्रोवायरसेस के जो जीन हैं इनमें हम इन्फेक्शन काज कर देते हैं। ऑन्कोजीन्स प्रोड्यूस होंगे पर हमारे डिजायर्ड जीन्स के साथ, तो कैंसरस सेल्स फॉर्म होंगी, सेल्स के शेप चेंज हो जाएंगे, वहीं पे हम इनके साथ अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट हिस्सा हम बात करते हैं कंपीटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चूंकि डीएनए की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। कैसा है ये, वाटर लविंग है। ये पास नहीं हो सकता सेल मेम्ब्रेन से।
तो सेल मेम्ब्रेन से जब पास नहीं हो सकता तो सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड अप ऑफ कंपोनेंट टू टेक अप एलियन डीएनए आर प्लाज्मिड। मतलब जैसे ये सेल वॉल है, बैक्टीरियल जीनोमिक डीएनए है, नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है, इसमें अगर हमें प्लाज्मिड को इंसर्ट कराना है तो हमें एक सुटेबल ऐसा मीडियम चाहिए ना, ताकि इनकी सेल वॉल को आसानी से इंसर्ट कराया जा सके। इसके लिए बैक्टीरियल सेल ट्रीट की जाती है विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कटायन, एग्जांपल कैल्शियम। कैल्शियम के प्लस आयंस 2 के साथ डाइवैलेंट कैटायन के साथ इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। इसकी वजह से डीएनए इंटर कर जाता है बैक्टीरियम में थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल। इनकी वजह से पोर्स जनरेट होती हैं और ये इंटर करा दिया जाता है कंपिटेंट सेल्स के साथ। फिर कंडीशंस क्या देखने को मिलती है, इनको इस सेल को इंक्यूबेट किया जाता है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। इन सेल्स को बर्फ पे डाला जाता है। कितनी देर तक? कुछ समय तक इंक्यूबेशन मतलब बोला जाता है इनको पकाया जाता है, रोक के रखा जाता है कि ठीक है अभी सब्र करो, तो इनको सब्र पे रख दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस के साथ। फिर देन दे आर प्लेस्ड ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। इनको हीट शॉक दिया जाता है और फिर से इनको बर्फ पे रख दिया जाता है। तो एक बार तुरंत गर्मी हीट शॉक किया जाता है 2 मिनट के लिए और इसी समय प्लाज्मिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द सेल और बैक्टीरिया क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म। तो नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है? पहले कैल्शियम या फिर डाइवैलेंट कैटायन के साथ ट्रीट किया जाता है, कैल्शियम +2 के साथ। उसके बाद क्या देखने को मिलता है? इसको हीट शॉक किया जाता है लगभग 2 मिनट तक, अप टू 42 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर देखने को मिलता है इसको आइस में इंक्यूबेट करके जैसे ही वापस आइस में रखते हैं प्लाज्मिड ट्रांसपोर्ट हो चुका होता है। ये इनेबल करता है बैक्टीरिया को ताकि टेकअप कर सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंपिटेंट होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए और भी कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं ताकि जो डीएनए है या प्लाज्मिड है उनको होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जा सके। इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है माइक्रो इंजेक्शन। होल्डिंग पिपेट्स के सहारे पहले सेल्स को होस्ट कर लेते हैं और फिर माइक्रो इंजेक्शन निडल के थ्रू डीएनए ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंजेक्ट करता है न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल्स। एनिमल की सेल में माइक्रो इंजेक्शन की वजह से डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। दूसरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। ये कुछ ऐसी देखने को मिलती हैं। यहां पे डिजायर्ड डीएनए फिट कर लिए जाते हैं इस चैम्बर में और सीधे प्लांट सेल्स में सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड और टंगस्टन कोटेन विद डीएनए। तो जो डीएनए डिजायर थे उनको किससे? गोल्ड या टंगस्टन से प्लेट कर दिया जाता है। प्लेट करने के बाद फिर बम्बार्डिंग कराई जाती है हाई वेलोसिटी से माइक्रो पार्टिकल्स को, इससे ताकि सुटेबल ये यूज मेथड किसमें यूज किया जाता है? प्लांट सेल्स में। दूसरा डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स। जो बीमारी काजिंग कौन से थे? ये बीमारी काजिंग रेट्रोवायरसेस थे, इनको डिसआर्म कर देना चाहिए। या टीआई प्लाज्मिड थे जो बीमारी क्राउन गाल डिजीज ट्रांसफर कर रहे थे, वहां से जो टीडीएनए है उसको डिस्प्लेस करके डिसआर्म कर देगा ताकि बीमारी ना हो और फिर उनकी जगह पे इंफेक्टेड सेल्स में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में देखने को मिलता है। कुछ ये कॉमन मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद है यहां तक का सेगमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी और फिर जो रिमेनिंग चैप्टर रह जा रहे हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है बेहतर ढंग से चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यूअसली अच्छे से जम के पढ़ाई करते रहिएगा। अगर किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है और इसके अलावा भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो सजेशन का भी स्वागत है। पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। जय हिंद।